स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं हमारा ओसी चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब हमने फर्स्ट लेसन में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा है और इस लेसन में हम फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं। ओके, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, हेनरी फ्योल ने भी इसके बारे में बताया है, लेकिन हमें एक्चुअल में फंक्शंस पढ़ने हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है, वो मैं ले लेता हूँ सिर्फ, कि लूथर ने हमें कीवर्ड दिया है POSDCORB। इसे आप पोस्ट को आप कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर मैनेजमेंट फंक्शन, जिसमें P का मतलब प्लानिंग है, O का मतलब ऑर्गेनाइजिंग है, S का मतलब स्टाफिंग है, D का मतलब डायरेक्शन है, और CO जो है वो कोऑर्डिनेशन के लिए यूज़ हो रहा है, और R फॉर रिपोर्टिंग और B फॉर बजटिंग है। और इस R और B को आप, ठीक है ना, समराइज करते हैं इन द फंक्शन कॉल्ड एज कंट्रोलिंग। यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, ये जो हम 6 फंक्शंस पढ़ने भी वाले हैं इस लेसन में, बस ये 6 टॉपिक हैं इस लेसन में। तो ये ऑल टुगेदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। ओके, तो आज हमारा पहला टॉपिक है प्लानिंग, जिसके हम मेन डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस पढ़ के 10 पॉइंट्स का एक ब्रीफ कवर करेंगे। और हो सकता है कि एक वीडियो में हम 2 टॉपिक्स लेंगे, प्लानिंग और जो नेक्स्ट होगा ऑर्गेनाइजिंग, और फिर 2-2 करके इस तरह से 3 लेक्चर में से हम एंड कर सकते हैं। मीनिंग पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। प्लानिंग एक बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बेस्ड ऑन द प्लानिंग होता है। बिना प्लानिंग के कोई काम नहीं होता है। मैनेजमेंट तो दूर की बात, आप नॉर्मल एक्टिविटीज़ भी जो करते हैं उसमें भी प्लानिंग एक इम्पोर्टेंस रखता है। प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, लॉजिकल थिंकिंग है, रैशनल डिसीजन मेकिंग, ये सब आपके फीचर्स में आने ही वाले हैं। ये जो कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंस आपको पढ़ना है उसमें ये सब चीज़ें आने ही वाली हैं। तो क्यों ना हम एक्चुअल डेफिनेशन पढ़ लें। एक्चुअल डेफिनेशन यहाँ पर 2 हैं, जिसमें से मैं जेम्स स्टोनर की ले रहा हूँ। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग गोल्स एंड अ सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दीज गोल्स। प्लानिंग एक प्रोसेस है जो एक एस्टेब्लिशिंग गोल के लिए है। सिर्फ एस्टेब्लिशिंग गोल नहीं है, सुटेबल कोर्स भी है ऑफ एक्शन, ताकि आप उस गोल को अचीव भी कर सकें। मतलब प्लानिंग एक प्रोसेस है जिससे आप एक गोल को पहले एस्टैब्लिश करते हैं और बाद में एक्टिविटी करते हैं, एक्शन करते हैं, ताकि आप उस गोल को अचीव कर सकें। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग क्या है? ओके, पहला इम्पॉर्टेंस यहाँ पर आ रहा है, हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग इज कंसर्न विद द सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। मतलब प्लानिंग से आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हो, टारगेट्स बनाते हो, फॉर्मुलेट करते हो प्लान को टू अचीव देम, एनालाइज करते हो द प्रेजेंट कंडीशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन की। मतलब प्लान में आप सारी चीज़ें सोचते हो, क्या मेरा टारगेट क्या रहेगा, मैं किस तरह से प्लान्स को फॉर्मुलेट करूँगा, फिर मैं कैसे अपने गोल्स को अचीव करूँगा। ओके, एंड ऑन दैट बेसिस टू आइडेंटिफाई द वेज ऑफ अटेनिंग द डिजायर्ड पोजीशन इन फ्यूचर। और आपको इन फ्यूचर कौन सी डिज़ायर्ड पोजीशन अटेन करनी है, उसके भी रास्ते यही बताता है। तो प्लान आपको हेल्प करता है टू सेट योर क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। आपके ऑब्जेक्टिव, आपके मकसद को सेट करने में प्लानिंग काम आती है। ओके, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ अच्छा करना है तो उसका प्लान आपको अभी बनाना पड़ेगा। ओके, ताकि आपका एक ऑब्जेक्टिव सेट हो जाए। प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन। प्लानिंग एंश्योर्स करता है दैट द गोल और ऑब्जेक्टिव आर क्लियरली स्टेटेड। मतलब प्लान आपको बताता रहता है कि आपका गोल क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि उसमें बात क्लियरली स्टेट होती है। दे एक्ट एज अ गाइड, ये हमें गाइड करता रहता है, हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि हम राइट थिंग्स करें, राइट टाइम पे करें, राइट वे में करें, ताकि हम अपने गोल को अचीव करें। टू नो what organization has to do and what they must do for achieving the goals। मतलब प्लानिंग से हेल्प मिलती है एम्प्लॉयज़ को कि वो जानते हैं कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है या क्या करना चाहती है, और व्हाट दे मस्ट डू, और वो क्या करें ताकि उस गोल को अचीव किया जा सके। प्लानिंग इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। प्लानिंग आपको हेल्प करती है, मैनेजर को हेल्प करती है टू इम्प्रूव द फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय।
मतलब एम्प्लॉय कैसा काम करेंगे, ये उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना मैनेजर का काम है, और मैनेजर को प्लानिंग करनी होगी उसके। विदाउट प्लानिंग मैनेजर एम्प्लॉय की कोई हेल्प नहीं कर सकता है। ओके, वही लिखा है कि बाय एस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स, किस ऑब्जेक्टिव मकसद को इस्टेब्लिश करे, सिलेक्टिंग कोर्स ऑफ एक्शन, फिर एक एक्शन करे सिस्टम के साथ, प्लानिंग के साथ। प्लानिंग लीड्स टू एफिशिएंट वर्किंग, प्लानिंग के साथ जब काम करेंगे तो उसमें एफिशिएंसी होगी, और इसके साथ जब आप काम करेंगे, ड्यू टू द प्रॉपर प्लानिंग द एम्प्लॉय कैन वर्क अकॉर्डिंग टू टाइमलाइन गाइडलाइंस। मतलब जब एक सिस्टम के साथ आपको चीज़ दे दी जाएगी तो आपको फिर ना इधर राइट देखना है ना लेफ्ट देखना है, फिर आपको सिर्फ सिस्टम को देखना है। तो दैट्स वाई एफिशिएंसी बेटर होगी, परफॉर्मेंस बेटर होगी, एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट होगा, तो इसका रिजल्ट यही होगा कि हायर प्रॉफिट होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन को। प्लानिंग का फोर्थ इम्पॉर्टेंस है मिनिमाइज द रिस्क। जब आपने पहले से ही चीज़ों को प्लान कर रखा है, मतलब आपने चीज़ों को फोरकास्ट कर रखा है। फोरकास्ट मतलब किसी आने वाली चीज़ के बारे में पहले जान लेना या समझ लेना। तो ये वो प्रोसेस है जिससे आप फ्यूचर को देख सकते हैं, एंड एंटीसिपेटिंग द फ्यूचर चेंजेस, और जो फ्यूचर में चेंज होने वाला है प्लान करके आप देख सकते हैं, यार ऐसा हुआ तो वो हो जाएगा और वैसा हुआ तो वो हो जाएगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं हो तो आप एटलीस्ट अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं बाय डिसाइडिंग इन एडवांस द टास्क टू बी परफॉर्म, कि आपको क्या परफॉर्म करना है। अगर कोई चेंज हो रहा है, कोई अनसर्टेन इवेंट हो रहा है, तो प्लानिंग आपको हेल्प करता है इसमें कि क्या करो, वो आपको एक रास्ता दिखाता है। चेंजेस और रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। किसी भी बिजनेस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप रिस्क को या किसी चेंज को एलिमिनेट तो नहीं कर सकते टोटली, बट दे कैन बी एंटिसिपेटेड एंड कैन बी टैकल, लेकिन उसको टैकल किया जा सकता है। प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स प्रिपेयर्ड होते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स के अकॉर्डिंग या उसकी एलोकेशन के अकॉर्डिंग, कि आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, कहाँ एलोकेट हैं, उनकी अवेलेबिलिटी कैसी है, उसके हिसाब से प्लान प्रिपेयर किया जाता है। इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये आपको ये भी बताता है जब आप प्लान करेंगे और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे रिसोर्सेज का, तो इससे आपका एफिशिएंसी हायर हो जाएगी, रिजल्ट बेटर आएगा और वेस्टेज भी अवॉइड होगा। ठीक है ना, रिसोर्सेज को आप वेस्ट नहीं करेंगे, उसको प्रॉपर यूज़ करेंगे अगर प्लान होगा तो। 6 पॉइंट आ रहा है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। अगर आपके पास कोई बेटर प्लान है तो उस प्लान से आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, आप डिसीजन मेक कर सकते हैं। ओके, इट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू सिलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स बाय कंसिडरिंग ऑल पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम। मतलब प्लान अगर आपने पहले से कर रखा है तो आपने कोई भी नेगेटिव काम हो सकता है या कोई पॉजिटिव काम हो सकता है, जो भी ऑल्टरनेट्स हैं उसको आप पहले से कंसिडर कर लेंगे और फिर डिसीजन जो लेंगे आफ्टर सिलेक्टिंग द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव अ प्री डिफाइंड गोल, और फिर आप उस ऑल्टरनेट्स को यूज़ करेंगे अपने गोल को अचीव करने के लिए। प्लान करने से मैनेजर को हेल्प मिलती है कि वो एक रैशनल और एक प्रॉपर सेंसिबल डिसीजन ले सके। 7 पॉइंट है यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड ऑफ फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग सेट आउट स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोल, मतलब प्लान आपने कर रखा है तो आप कंट्रोल रहेंगे, तो कंट्रोलिंग के स्टैंडर्ड सेट जो होते हैं वो प्लानिंग से होते हैं। मैनेजर कैन फाइंड आउट द डिविएशन, मैनेजर देख सकता है कि यार कहाँ कोई प्रॉब्लम हो रही है, कौन सी चीज़ टर्न हो रही है, चेंज हो रही है, तो ऐसे डिविएशन को ब्रिज किया जा सकता है बाय टेकिंग कंट्रोलिंग स्टेप्स। मतलब आप बेटर कंट्रोलिंग स्टेप्स लेकर इसको ब्रिज कर सकते हैं, मतलब वो जो गैप है, जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। प्लानिंग प्रोवाइड बेसिस फॉर कंट्रोल, इसलिए प्लानिंग प्रोवाइड करता है बेसिस फॉर कंट्रोल। इट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन एट वर्किंग प्लेस। और प्लानिंग से जब एक स्टैंडर्ड जनरेट होता है फॉर कंट्रोलिंग तो उससे डिसिप्लिन भी आता है जिस जगह आप काम करते हैं। 8 पॉइंट है फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटी, मतलब प्लानिंग आपको हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी, कोऑर्डिनेशन करने के लिए। इट रिड्यूस ओवरलैपिंग अमंग द
एक्टिविटीज़, मतलब अलग अलग एक्टिविटीज़ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हो रही हैं, तो ये सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ आपस में ओवरलैप ना कर जाएं, आपस में मिल ना जाएं, मिक्स ना जाएं। इसलिए आप अगर पहले से प्लान करते हैं तो उसमें एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़। ओके, साउंड प्लानिंग, अगर अच्छी प्लानिंग की है तो इंटर रिलेट्स ऑल द एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज of an organization, various department work as per the overall plan, coordination is achieved। अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, आप कोई भी बिजनेस करते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि मार्केटिंग है, सेल्स है, तो सारे डिपार्टमेंट्स आपस में वर्क करेंगे, कोऑर्डिनेशन होगा, बिकॉज ऑफ प्लानिंग कोऑर्डिनेशन होगा, तो आप फिर अपने गोल्स को भी अचीव कर पाएंगे। 9 पॉइंट है फैसिलिटेट अदर मैनेजमेंट फंक्शन, ये आपको हेल्प करता है दूसरे मैनेजमेंट फंक्शन को भी समझने में या उसमें हेल्प करता है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन टुवर्ड्स अचीविंग गोल, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक ही मेन फंक्शन है कि अचीव गोल करे। गोल इज सेट एट द प्लानिंग स्टेज, किसी भी टाइप का गोल प्लानिंग स्टेज में सेटअप होगा। अनलेस द प्लान इज रेडी, जब तक आपका प्लान रेडी नहीं होगा, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सारे जो जितने भी और फंक्शंस हैं ये भी वर्क नहीं कर सकते, कैनॉट बी अंडरटेकन। दस प्लानिंग फैसिलिटेट्स ऑल अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मतलब प्लानिंग वो फंक्शन है जिससे बाकी भी फंक्शन ऑपरेट होते हैं। अगर प्लानिंग ना हो तो बाकी कितने फंक्शंस प्रॉपरली काम नहीं कर पाए। लास्ट पॉइंट है प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, प्लानिंग एक बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। ये इन्वॉल्व करता है प्रमोशन ऑफ इनोवेटिव आइडियाज़ को आफ्टर क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब बहुत ही क्रिटिकली, बहुत ही किसी चीज़ को बड़ा कीनली, बड़ा फाइनली थिंक करने के बाद आप इनोवेट करते हैं आइडियाज़ को। ओके, एंड इसका रिजल्ट ये होता है कि अटेनमेंट ऑफ द गोल, मतलब आपको आपका गोल अचीव करने में हेल्प होगा। अगर आप इनोवेटिव आइडियाज़, न्यू आइडियाज़, इनोवेशन करेंगे, कोई नई चीज़, नया आइडिया लेके आएंगे, तो वो आपके गोल्स को फिर अचीव करने के लिए हेल्प करेगा। ओके, बट होगा कब? जब आप प्लान करेंगे, डायरेक्ट नहीं होगा। इट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी है, ओके, जिसकी वजह से ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है और प्रॉस्पेरिटी होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे सेकंड आंसर, ऑर्गेनाइजिंग। ओके, इसमें भी देखिए मीनिंग है, एक्स्ट्रा पैसेजेस, एक्स्ट्रा पैराग्राफ्स हैं, लेकिन पूरा पैराग्राफ में जो कुछ लिखा हुआ है वो आपके इंपॉर्टेंस में आने वाला है ऑलरेडी। तो बेटर है आप सीधा एक डेफिनेशन पढ़ें प्रॉपर और सीधा इंपॉर्टेंस पे आ जाएं। ओके, तो डेफिनेशन में यहाँ लिखा हुआ है द टर्म ऑर्गेनाइजेशन इज यूज्ड टू डिनोट द स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये होता है कोई स्ट्रक्चर। इट इज़ अ यूनिट और अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। इसमें कोई यूनिट हो या ग्रुप ऑफ पीपल्स हो, ये एक साथ आते हैं ताकि ये अपने गोल्स को अचीव कर सकें। ऑर्गेनाइजिंग इज़ अ प्रोसेस एंड अ फंक्शन। सम ऑफ द डेफिनेशंस गिवन है नीचे, तो तीन में से आप कोई एक डेफिनेशन कर लें। ऑर्गेनाइजेशन इज़ द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ अ कॉमन पर्पस। मतलब ऑर्गेनाइजेशन एक फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन है जिसको बनाया इसलिए गया है ताकि आप अटेन कर सकें अपने कॉमन पर्पस को। ओके, डायरेक्ट अब हम करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, और इसमें भी हमारे पास 10 हेडिंग्स वाला अच्छा ब्रीफ आंसर है। बस सब कुछ इस 10 पॉइंट के अंदर है। ओके, पूरा टॉपिक इस ऑर्गेनाइजिंग का इस 10 पॉइंट के अंदर है। इससे पहला पॉइंट आ रहा है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में, फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस लीड्स टू आइडेंटिफाई एंड टू ग्रुप द एक्टिविटी। मतलब ये पहले आइडेंटिफाई करता है और फिर एक्टिविटीज़ को ग्रुप करता है। ग्रुपिंग और असाइनिंग एक्टिविटी ये टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब पहले ग्रुपिंग करना और बाद में असाइन करना एक्टिविटीज़ को। ओके, वेयर एज द प्रोसेसिंग अकॉर्डिंग टू इट्स ऑपरेशनल एक्टिविटी,
ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन, मतलब ये एडमिनिस्ट्रेट करने में भी हेल्प करता है ऑर्गेनाइजिंग, और उसके ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को भी करने में हेल्प करेगा। ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। इससे होगा क्या, इससे आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, वेस्टेज रिडक्शन ऑफ वेस्टेज होगा, तो आपको हेल्प हो जाएगी। ओके, सेकेंड इसका पॉइंट है ब्रिंग स्पेशलाइजेशन। ओके, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप, ये एक रिलेशनशिप का नेटवर्क है जिसमें वर्क को डिवाइड कर दिया जाता है, डिवीजन ऑफ वर्क होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के अंदर। ओके, इससे स्पेशलाइजेशन भी होता है क्योंकि हर डिपार्टमेंट अपने अपने डिपार्टमेंट में एक्टिविटीज़ करते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क से स्पेशलाइजेशन होता है, और स्पेशलाइजेशन इन एक्टिविटीज़ लीड्स टू इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, और जब स्पेशलाइजेशन आएगा आपके काम में तो इससे आपकी ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। डिफाइंस द जॉब्स प्रॉपरली, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपको हेल्प करता है कि पुटिंग द राइट मैन ऑन राइट जॉब, मतलब सही पर्सन सही काम के लिए सही टाइम पर, इसको जॉब्स को प्रॉपरली डिफाइन करना ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है, विच कैन बी डन बाय सिलेक्टिंग पीपल फॉर वेरियस डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, मतलब जो पर्सन की जो क्वालिफिकेशन है, जो स्किल है, जो एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से उसको जॉब असाइन करना, ठीक है ना, इसमें हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, हेल्पिंग इन डिफाइनिंग द जॉब्स प्रॉपरली विच क्लैरिफाइज द रोल ऑफ एवरी पर्सन, मतलब जब ये आपकी जॉब को प्रॉपरली डिफाइन कर देगा कि आपको करना क्या है, तो फिर ये भी क्लियर हो जाएगा कि रोल ऑफ एवरी पर्सन क्या है। ओके, मैनेजर का अपना काम है, एम्प्लॉयज़ के अपने काम है, etc। फोर्थ पॉइंट है हमारा क्लैरिफाइज ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफाइन करता है रोल ऑफ एवरी मैनेजर, मतलब हर मैनेजर के रोल को बताता है। ओके, डेलीगेटिंग द अथॉरिटी टू एवरी मैनेजर, हर मैनेजर को उनका काम दिया जाता है, क्लैरिफाई द वे ही हैज़ टू एक्सरसाइज दोज पावर, और ये भी बताया जाता है कि उसको अपनी जो पावर्स दिए गए उसको कैसे यूज़ करना है, सो दैट द मिसयूज ऑफ पावर डज नॉट टेक्स प्लेस, ताकि मिसयूज़ ना हो पावर। तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन का ये काम है कि वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अथॉरिटीज़ को, यानी जिम्मेदारियों को और काम को, ठीक है ना, सबको बताता है कि भाई आपका क्या काम है और आपका क्या काम है। ओके, ये हेल्प करता है इन ब्रिंगिंग एफिशिएंसी इनटू मैनेजर वर्किंग, इससे मैनेजर की वर्किंग थोड़ा बेटर हो जाती है, एफिशिएंट हो जाती है, और अल्टीमेटली इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होनी है। स्टैब्लिशेस कोऑर्डिनेशन, स्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उन डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन को स्टैब्लिश करना, ये भी ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है। जब ये कोऑर्डिनेशन इटसेल्फ एक फंक्शन आने वाला है, इट क्रिएट्स क्लियर कट रिलेशनशिप अमंग द पोजीशन एंड एंश्योर्स म्यूचुअल कोऑपरेशन, ये क्लियर कट सबकी पोजीशन बता देता है कि और एंश्योर करता है कि सब एक दूसरे की हेल्प भी करें। कोऑर्डिनेशन का मतलब ही होता है एक दूसरे की हेल्प करना बिटवीन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में और अलग अलग लेवल्स में भी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन बन जाता है मैनेजर के लिए फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शंस हैं या जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी फंक्शनिंग स्मूथ हो सके। हेल्प्स फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजिंग डिटरमाइन करता है डिफरेंट पोजीशन, डिपार्टमेंट्स, एक्टिविटी एंड रोल्स, मतलब इसमें हर किसी का रोल, हर डिपार्टमेंट का, पर्सन का, एक्टिविटी का रोल कंप्लीटली डिफाइन होता है, डिटरमाइन होता है। ओके, प्लेसिंग राइट पर्सन इन राइट जॉब, ये देखिए वर्ड सब सिमिलर वर्ड्स आ रहे हैं कि राइट पर्सन को राइट जॉब पे रखना, विद राइट अथॉरिटी भी देना और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी। तो ये दो डिफरेंट पॉइंट्स आए थे जिसको मिला के उसने एक नया पॉइंट बना दिया। ओके, इट इज़ अचीव थ्रू डिवीजन ऑफ वर्क, ये डिवीजन ऑफ वर्क से अचीव होगा। ओके, इवन वर्ड्स तक सेम आ रहे हैं,
delegation of authorities. This all leads to efficiency and effective administration. ये सब से इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन होगा. हेल्पफुल फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, मतलब जो ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये डिपेंड करता है आपका स्मूथ और एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर. तो क्लियरली डिफाइंड रोल्स होंगे, जब रेस्पॉन्सिबिलिटी सबको मिल जाएंगी, कोऑर्डिनेशन होगा ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में, कंट्रोल टेक्निक्स होगी, तो इससे आपका वर्क प्लेस में एफिशिएंसी आएगी, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा और प्रॉस्परस होगा, फिर आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं. क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लैरिफाई करता है जॉब पोजीशन को, भाई तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है. तो जब मुझे मेरी जॉब पोजीशन पता चल जाए, ठीक है, तो एक सिक्योरिटी भी क्रिएट होती है इसमें. क्लियरली स्टेट्स द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इट क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉय. मतलब एक एम्प्लॉय, एक काम करने वाले को लगता है यार मेरी जॉब सिक्योर्ड है, तो ये बड़ा मेंटल सेटिस्फेक्शन के साथ ये लोग काम करते हैं, फुल एफर्ट्स लगाते हैं, पूरे डिटरमाइन होकर काम करते हैं. अगर बार बार उनको यही लगे कि यार मेरी जॉब सिक्योर्ड है या नहीं है, मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये कंटिन्यू होगा नहीं होगा, तो फिर वो अपने वर्क में उतने एफिशिएंटली अपना 100% नहीं दे पाएंगे. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्कोप फॉर इनोवेशन. ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्लियर करता है रोल्स एंड एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म. मतलब ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन आपको बता देता है आपका रोल क्या है, आपकी एक्टिविटीज़ है, वो क्या करना है, क्या परफॉर्मेंस देनी है. एम्प्लॉय कैन वर्क बाय यूजिंग देयर न्यू आइडियाज़. अब एम्प्लॉय का काम है न्यू आइडियाज़ को जनरेट करना, इनोवेट करना, कोई नई चीज़ को सोचना. दिस प्रोवाइड इनफ स्पेस टू द मैनेजर टू डेवलप टैलेंट एंड फ्लोरिश. अब क्या होगा, जिसके अंदर जितना अच्छा इनोवेशन होगा तो मैनेजर चेक करेगा यार ये किस में कितना टैलेंट है, ओके, और फिर नॉलेज सामने आएगी. दिस स्कोप फॉर इनोवेशन इनटू अडॉप्टिंग न्यू चेंजेस को जब अडॉप्ट करेंगे इनोवेशन, तो पॉसिबली ओनली थ्रू अ सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ये जब ही हो सकता है जब आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो, तो उससे ही हो सकता है. ओके, तो इसके थ्रू इनोवेशन होता है. इस पॉइंट में मतलब कहने का ये कि नई चीज़ें, न्यू आइडियाज सामने आती हैं. और लास्ट पॉइंट है हमारा हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. फंक्शन प्रोवाइड, दिस फंक्शन प्रोवाइड्स डिफरेंट जॉब्स टू डिफरेंट एम्प्लॉय. मतलब अलग अलग जॉब अलग अलग एम्प्लॉय के लिए होते हैं. अकॉर्डिंग टू द जॉब स्पेसिफिकेशन एक स्पेशलाइजेशन आ जाता है. दिस राइट वर्कफोर्स यूटिलाइजेस अदर सोर्सेज. This right workforce utilizes other resources at an optimum level so that desired result are achieved. मतलब आप जो भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो भी वर्कफोर्स है आपका, उसको आप राइटली करेंगे, राइटली यूटिलाइज करेंगे और अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यानी स्टैंडर्ड जितनी रिक्वायरमेंट उतना यूज़ करेंगे ताकि आपके रिजल्ट डिज़ायर्ड आए और आप अपने गोल को अचीव कर सकें. ओके, वो भी एक पर्टिकुलर या डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर. सो दिस इज ऑल अबाउट योर ओसी चैप्टर नंबर 2 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. इसमें 6 फंक्शंस हैं, शायद हमने आज 2 पढ़े हैं. प्लानिंग 10 हेडिंग्स के साथ डिटेल, ऑर्गेनाइजिंग 10 हेडिंग्स के साथ डिटेल. आपको इसके नोट्स भी हैंड टू हैंड बना लेने चाहिए टेक्स्ट बुक में, जैसे मैं बोल रहा हूँ. फिर भी अगर कुछ डिफरेंट नोट्स और आंसर चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर सकता हूँ. बट मैं ये चाहता हूँ कि आप यहाँ से मेरा लेक्चर सुने, सुनते सुनते साथ के साथ इसको नोटबुक में आप थोड़ा सा पॉइंट्स बनाएं और फिर उसकी प्रॉपर एक लर्निंग करें. ओके, थैंक यू.